राम राम भाइयों। नमस्कार साथियों। बहुत सारे साथियों के अलग अलग सुझाव थे। कई कह रहे थे भाई कहीं और का मुद्दा है, क्यों इसमें अपनी राय दे रहे हो। भाई कहीं और का मुद्दा नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, बेशक हम किसी आंदोलन से सीधे ना जुड़े, लेकिन भाई चूंकि समाज में रहते हैं और समाज की जो विचार है, जो विचारधारा है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको बनाने में इस सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। तो इस पे अपनी राय विशेष तौर पे हमारे जो साथी हैं उन तक पहुंचानी हम जरूरी समझते हैं। तो धीरे धीरे काफी साथी जुड़ गए और जुड़ने लगेंगे। ये जो SC/ST एक्ट का मुद्दा है, एक तो भाई राजनेताओं के लिए मुद्दा है, उनके लिए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सारे ही एक मुश्त वोट बैंक उनको मिला हुआ है दलित का, उसको अपने कब्जे में करने के लिए आने वाले चुनाव के लिए और एक कोई समर्थन जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, लेके रहेंगे, हम आपके साथ हैं, ये स्लोगनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हैरानी नहीं है मुझे इस बात पे, क्योंकि वो तो हमेशा ही राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे है कि जो हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फेसबुक पे जो अपनी समझ प्रदर्शित करते हैं, ज्ञान देते हैं, समाज के बीच में रह के गैर राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं, उनको किसने डरा दिया है कि वो भी इस मुद्दे पे साफ स्पष्ट बात कहने से डर रहे हैं। इतनी शर्म क्यों आ रही है, इतना डर क्यों लग रहा है भाई। मेरे को भी सलाह दे रहे, बोला यार रहने दे भाई। क्यों भाई, आप अपने आप को समझदार कहते हो। देश में सारा देश गृह युद्ध के कगार पे खड़ा है। जाति के नाम पे दंगे पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से देख रहे हैं किस तरह पे भड़कने के कगार पे हैं, और आप कह रहे हो राय ना दो। भाई जब तक सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहोगे तो अपने नौजवान होने का, क्रांतिकारी होने का कोई विशेष फायदा नहीं है। यहाँ बातों बातों में जहां मौका लग गया ठीक है जिंदाबाद कर दी, नहीं वहां आपको लगा कंट्रोवर्शियल है तो पीछे छिप जाते हो। ऐसे नहीं भाई, साफ करनी पड़ेगी बात। और साफ करूं भाई, सबसे पहले तो इस मुद्दे के बारे में हुआ क्या है। कोई इसको भटका के बात को आरक्षण के उस तक लेके जा रहा है, बोले आरक्षण खत्म करो, आरक्षण है के लिए ये कर रहे हैं। भाई आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, ना ही आरक्षण के लिए भारत बंद की है। ये जो मामला है SC/ST एक्ट में संशोधन किया है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के माध्यम से, और उसमें क्या कहा है कि भाई अगर कोई SC या ST किसी पे आरोप लगाता है, इस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराता है, तो उसकी शिकायत की जांच DSP स्तर के अधिकारी द्वारा किए बिना आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और वो जांच 7 दिन में पूरी करनी होगी और SP को परमिशन देनी होगी उसको गिरफ्तार करने को लेके। दूसरा इसका प्रोविजन है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी पे आरोप लगता है तो उसके लिए विभाग का जो उच्चाधिकारी है उसकी अनुमति लेनी होगी। मैं सोच के हैरान हूं, इसमें गलत क्या है। अगर जांच किया जाना गलत है तो इस देश में तो फिर तो खुला अंग्रेजी राज आ जाएगा कि जांच ना करो भाई, सीधा ना वकील ना दलील ना अपील, जैसे अंग्रेज करते थे कि भाई सीधा अंदर ठोक दो, हमारी मर्जी है। आपने शिकायत कर दी, सामने वाले को फांसी तोड़ दो। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई। अगर इस इंसाफ पे आप चलोगे तो कल कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसा कानून भी आ जाएगा जो आपके खिलाफ जा पड़ेगा। मेरे जो SC/ST भाई हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये तो सीधी सीधी तानाशाही की ओर देश चला जाएगा कि आपके हक में कानून है, आपने शिकायत कर दी, आप अपने आप को कहते हो कि हम तो हरिश्चंद्र है भाई, हमने कर दी शिकायत, हमारी को सच्ची मानो। इस तरीके से तो मेरे भाई दमन की, उत्पीड़न की हद हो जाएगी। देश को आगे लेके जाना तो छोड़िए, मैं समझता हूँ 18वीं सदी में चला जाएगा। जिसका हक में कानून हो गया उसी को आप ठीक है उसके हिसाब से चल रहे हो, उसी को सारा सही मान के आप दूसरे को ठोकने पे उतारू। अगर आप जांच को गलत मानते हो तो जो छोटे स्तर पे जांच होती थी वो और गलत होनी चाहिए भाई। बहकने की जरूरत नहीं है। एक ASI इन्वेस्टिगेशन अफसर जो जांच करता था उसकी तुलना में DSP ज्यादा सही जांच करेगा या गलत जांच करेगा, ये कोई भी व्यक्ति बता सकता है। SPS स्तर का अधिकारी जो होता है उसके पास काबिलियत भी ज्यादा होती है, कानून की समझ भी ज्यादा होती है और समाज के प्रति संवेदना भी ज्यादा होती है, कमजोर के प्रति। तो एक DSP जो जांच करेगा 100% ये दावे समेत कह सकते हैं, एक तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी रिश्वत से। आप छोटे स्तर के अधिकारी को मैनेज कर सकते हैं, छोटा सा फोन करा के थोड़े बहुत पैसे का लालच देके आरोपी पक्ष। लेकिन जो भाई DSP स्तर का अधिकारी है, SP स्तर के अधिकारी हैं, वो कम से कम इन्फ्लुएंस तो नहीं करे जा सकेंगे। वो सच ही कहेंगे और सत्य ही निर्णय के रूप में लेके आएंगे। तो भाई DSP जो जांच करेगा उस पर आपको भरोसा नहीं है, SI की जांच पे आपको भरोसा है, ये कैसी बात है। ये मेरे भाई सिर्फ भटकाने की साजिश है। आप इसके समय का अनुमान कर सकते हैं, चुनाव नजदीक है, वर्तमान सत्ताधारी पार्टियों को मुद्दा मिल नहीं रहा है तो ये आसानी से बना दिया इसको मुद्दा कि देश आपस में लड़े जाएगा और आगे चुनाव के लिए अलग अलग तरीके से वोट ले लेंगे। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतनी ही अभी बात करूंगा कि ये जो कानून में बदलाव किया गया है इसलिए किया गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो। जो कानून का लगातार दुरुपयोग होता रहा है, बहुत सारे भाई कह रहे हैं मेरा दुरुपयोग कहाँ होता था भाई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आंकड़े दिए, उन आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे केसेस का हवाला दिया उन्होंने।
मेरे पड़ोस में हमारा ही बड़ा गांव है मिर्जपुर। 2010 में 2011 में यहाँ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग हमारे व्यक्ति और एक लड़की, वो दोनों एक्सपायर हो गए थे। और उसका जो आरोप लगा था गांव के ही समुदाय विशेष, मैं नहीं कहूंगा हमारी जाति, उन पे लगा था। हमने माना था कि गलती हुई है, स्पष्ट तौर पे गलती हुई है, जो सजा है वो बढ़नी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ अलग अलग नेताओं ने आके दलित की राजनीति के चक्कर में कि हमारे वोट आने वाले चुनाव में पक्के हो जाएंगे, बात को इतना भड़का दिया कि वो 103 को दफा 302 के तहत जेल में डाल दिया गया। 1-1.5 साल उनकी बेल भी नहीं होने दी गई, जेल भी उनकी ट्रांसफर करी गई, कोर्ट भी उनकी यहाँ हिसार से दिल्ली कर दी गई। नतीजा क्या निकला? न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि भाई 302 का मुकदमा ही नहीं बनता था। खाली राजनीति के चक्कर में बात को भड़का के और इसको 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अधिकांश जो भाई थे उसमें से बरी कर दिए गए और 302 जो बचे उनको भी 302 में सजा नहीं हुई। तो उसके अलावा कितने कांडों का हवाला दूं मेरे भाई, हरियाणा तो भरा पड़ा है। फिर इससे हमारे पड़ोस में ही था, छोटी सी बात पे किसी ने, जाति विशेष के भाई ने किसी महिला को जो SC से संबंध रखती थी उसको कुछ कह दिया कि भी हमारे खेत में ना आया कर। उसने सीधा जाके पर्चा कटा दिया कि मेरे को तो गाली दी, मेरा ये करा, मेरा वो करा। भाई पैसे देकर हाथ पैर जोड़ के पीछा नहीं छूटा। तो ये जो कानून है मेरे भाई, अगर इसको सुधारने के लिए न्यायपालिका ने कोई प्रयास किया है तो इसको लेके इतने आयतोबा की जरूरत क्यों है? क्या है, क्यों है ये इतने आयतोबा? मैं जो सोचता हूं क्यों मची है, क्योंकि अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग जो नेता हैं, जिनको भविष्य में और बड़ा नेता बनना है, और ज्यादा वोट हासिल करने हैं, उनके पास हमारे दलित समाज के लिए, SC ST समाज के लिए कोई भविष्य की नीति नहीं है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे उनकी वाजिब समस्याओं का, असली समस्याओं का समाधान हो पाए। इसलिए बिना बात के उलझा के रखना चाहते हैं। उलझा के तो बहुत सालों से रखा हुआ है, लेकिन इस वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने और ज्यादा जोर लगा दिया है। सोचने की बात है भाई। जितने मेरे दलित भाई है, मैं कई बार पूछता हूं, अभी एक और मैं उदाहरण दूंगा। अभी हम सैनी वाला जो मामला था, राजकुमार वाला, इसमें जेल में गए हुए थे। जुलानी गांव का एक भाई था जिसने कोचिंग सेंटर खोल रखा था। उसने अपने कोचिंग सेंटर में कोई ऐसी लड़की थी और वो थोड़ा बहुत इधर उधर ज्यादा उसका ध्यान भटक रहा था। उसके घर वालों को बुला के कह दिया कि भाई आप इसको या तो यहां से ले जाओ या फिर मेरे को इसका नाम काटना पड़ेगा। घर वालों ने क्या समझदारी दिखाई कि हमारी लड़की पे गलत और आरोप लगा रहा है, उसकी FIR कटा दी। अब उस भाई को 1.5 महीने हो गया जेल में, कोई सुनवाई नहीं। उसने सारी जगह एप्लीकेशन लगाई, कोई सुनवाई नहीं, पंचायतें जोड़ी, हाथ पैर जोड़े, कोई समाधान नहीं। आखिर में उसने जेल में जाके उसने क्या दिमाग लड़ाया, भाई सच का सच और झूठ का झूठ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसने नर्को टेस्ट की एप्लीकेशन लगा दी कि मेरा नर्को टेस्ट कराया जाए, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। नर्को टेस्ट की एप्लीकेशन लगाते ही वो सामने वाली पार्टी समझौते के लिए आ गई। पता चल गया भी सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाएगा। वहीं और हमारे दलित साथी थे, वो सारी हमारे बीच में चर्चा हुई, काफी लंबी बहस चली। वो भी कहने लगे, बोला हाँ भाई गलत हो रहा है कहीं कहीं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, और मेरे साथ बहुत सारे साथी रहे भी, उनसे भी बहुत बार पूछ लेता हूँ कि भाई अब दलित पहले हैं कि मजदूर पहले हैं? हमारे जाटों से पूछता हूं, भाई किसान पहले हैं कि जाट पहले हैं? ठीक है, हम जाति विशेष में पैदा हो गए, जाट में पैदा हो गए, लेकिन रोजी रोटी के लिए हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं। उसी तरह हमारे जो अपने आप को दलित भाई अपने आप को समझते हो, SC ST समझते हो, आप इससे पहले भी मजदूर हो। और मजदूर के रूप में जो आपकी आइडेंटिटी है, वही ऐसी आइडेंटिटी है, वही ऐसी पहचान है जिसका कोई भविष्य है, जिसका कोई वर्तमान है, जिसका कोई अतीत था। ये जो दलित और ये सारे जो शब्द दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? कि कभी आपने विचार करा? कभी आपने विचार करा? अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देश में लगाई, और उनको चूंकि सबसे बड़ा डर किस बात से लगता था कि हमने जो फैक्ट्रियां लगाई हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया है, इसको खतरा किससे है? खतरा इसमें काम करने वाले मजदूरों से है। जो लोग यहाँ आपको 1000 रुपए कमा के दे रहे हैं, आप बदले में उनको 50 रुपए दे रहे हो, खतरा उनसे है। किसी दिन वो लूट का जो आप माल उनका खाए जा रहे हो, उनकी मेहनत का, उसका हिस्सा ना मांग ले। इसलिए उन्होंने जाति के रूप में इस मजदूर समाज को तोड़ दिया, छोटे छोटे लॉलीपॉप दे के कि लो भाई तुम्हारे को ये देते हैं, लो भाई तुम्हारे को ये दे देते हैं। तो फ्री की जो मानसिकता पैदा कर दी गई मेरे भाइयों, वो इसलिए पैदा करी गई थी ताकि आप अपना मजदूर के रूप में असली अधिकार ना मांग ले। क्या देश के संसाधनों में आपका हिस्सा नहीं है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं जिसमें आप मजदूरी करते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी है जिनमें आप 8-8, 10 हजार में मजदूरी करते हो, ये बड़ी बड़ी खदानें हैं कोयले की, लोहे की, ये बड़े बड़े जंगल हैं जहां आप मजदूरी करते हो। क्या इन पे आपका अधिकार नहीं है? आपका अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन वो अधिकार ना दिया जाए, उसके ऊपर छिपा रहे, वो दबा पड़ा रहे, वो लूट जो आपके साथ होती है आपकी मेहनत की, वो दबी पड़ी रहे। इसलिए ये दलित का नारा डाल दिया जाता है, कहीं जाट गैर जाट का नारा डाल दिया जाता है। किसान को तोड़ना हो तो जाट गैर जाट का हो जाता है, और मजदूरों को तोड़ना हो तो ये दलित का, और बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं।
शब्दों पे नहीं जा सकता क्योंकि कानून अब तक बचा हुआ है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं आप भाइयों से कि भाई आप अपने इतिहास को अच्छे से खंगाल के देखिए। आप सबसे पहले मजदूर हैं और आपका अगर कोई भविष्य है तो मजदूर के रूप में ही है। ये जो नारे आपको दिए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, अगर इस एक्ट में संशोधन हो जाएगा तो कोई धरती पलट नहीं होने वाला है। कोई अगर हत्या करता है तो उसको हत्या की सजा मिलती है, कोई और गलत काम करता है तो सजा मिलती है। ये तो एक एडिशनल प्रोटेक्शन है। SC/ST एक्ट जो है एडिशनल प्रोटेक्शन है। अगर ये जड़ से भी खत्म हो जाएगा तो भी धरती पलट नहीं होना। लेकिन अगर इसमें जांच के लिए संशोधन अगर कर दिया गया है तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आना। लेकिन बड़ा परिवर्तन इस देश में आएगा और आपकी हालत में आएगा अगर आप मजदूर के रूप में अपना अधिकार मांगने के लिए आगे आएंगे, जो कि इस देश की कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी आपको नहीं देना चाहती है। सारे चाहती हैं कि फ्री के रूप में आप ऐसे ही जूते तुड़ाते रहें, आप 1000 रुपए रोज की मेहनत करते रहें, बदले में आपको 100 रुपए देकर संतुष्ट कर दिया जाए, और ज्यादा आप होल्ला मचाएं तो 20-30 रुपए सब्सिडी के दे दिए जाए, 20-30 रुपए किताबों के फ्री, 20-30 रुपए राशन के फ्री, 100 रुपए आपको सीधे दे देते हैं मजदूरी में और 100 रुपए फ्री का नाटक करके दे देते हैं और आप खुश होकर आ जाते हो, बोले हमारे को फ्री मिलता है भाई, किताबें भी फ्री, राशन भी फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री। आप कभी भी ये महसूस नहीं करते हो कि इस देश के संसाधनों पे आपका इससे ज्यादा हक है। दलित के रूप में आपको फ्री मिल जाए तो बढ़िया भाई, फलाने ने दे दिया जिंदाबाद। लेकिन मजदूर के रूप में आपके साथ जो ये 1000 में से 800 की सरेआम लूट होती है, इसके ऊपर आपका कहीं भी कभी भी ध्यान नहीं जाता है। और आपके नेता मैं मानता हूं कि प्रोग्रेसिव तो हो गए हैं, किताबें बहुत पढ़ ली हैं, बाबा साहब की भी पढ़ ली हैं और पुरानी महात्मा बुद्ध की भी पढ़ ली हैं, लेकिन इस मोटी बात को समझ नहीं पा रहे हैं जो भगत सिंह ने भी लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखी थी, इवन नेहरू जी ने भी लिखी थी कि भाई क्लास जो आइडेंटिटी है वो कास्ट आइडेंटिटी से पहले होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। कास्ट आइडेंटिटी तो सिर्फ इसलिए है, शादी ब्याह के लिए है, जो कस्टम्स है उनको निभाने के लिए है। लेकिन अगर इस समाज में आप बराबरी चाहते हो, आर्थिक बराबरी चाहते हो, क्योंकि सामाजिक बराबरी कई बात भाई कह देते हैं, बोला समाज हमारे को बराबर का नहीं समझता है, कमजोर समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि आर्थिक रूप से आप कमजोर हो। तो जो सामाजिक बराबरी आपको चाहिए उसके लिए जरूरी है कि आर्थिक बराबरी मिले। और आर्थिक बराबरी कैसे मिलेगी? जब आप इस कास्ट आइडेंटिटी की बजाय क्लास आइडेंटिटी को लेके आगे चलोगे, इस कास्ट के रूप में लड़ने की बजाय मजदूर के रूप में आप लड़ाई लड़ोगे। और अगर कास्ट के रूप में, दलित के रूप में ऐसे ही झंडे उठाओगे, एक सही बात के लिए आप झंडे उठाओगे, विरोध करोगे, समाज में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का विरोध करोगे, तो निस्संदेह समाज की सहानुभूति आप खो दोगे। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप ये कानून पूरा जड़ से खत्म हो। मैं 100% चाहता हूं कि जो हमारे दलित भाई हैं, कमजोर भाई हैं, उनको उनका वाजिब अधिकार मिले। लेकिन भाई अगर इस तरीके से आप चलोगे कि गलत बात को लेके झंडे उठाओगे, तो असली बात से आपका जो असली दर्द है, तकलीफ है, उसके प्रति भी समाज की सहानुभूति खत्म हो जाएगी। जैसे जाट जाति हमारी कह देते हैं, बोला कमियों का ज्यादा वर्णन ना करो, लेकिन करना चाहिए। हम जो किसान के रूप में कमाते हैं जाट, सारा देश ऐसा आनंद होना चाहिए हमारा। सीमा पे खड़े होकर हमारे जो जाट सेनानी है, हमारे जो जवान है, वो देश के लिए जो खून बहाते हैं, सारे देश को ऐसा आनंद होना चाहिए हमारा। लेकिन यहाँ हमने बार बार लड़ के ऐसी छवि बना दी, वो जाट तो आतंकवादी हैं। हम भी किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं ना, ऐसा हमारे बारे में माना जाता है, ये तो झगड़ा कर लेंगे छोटी सी बात पे। तो मेरे भाई अगर बिना बात की बात पे लड़ोगे तो असली जो आपका अधिकार है उसके प्रति आप सहानुभूति खो दोगे। और वो असली अधिकार एक मजदूर के रूप में है, जहां आपको जितनी आप मेहनत करते हो उसका वाजिब आपको मेहनत का भाव मिलना चाहिए। जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और आज स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, एक मजदूर के रूप में आपकी हिस्सेदारी है कंपनी में, उस फैक्ट्री में आप शेयरधारक होने चाहिए। कोयले लोहे की खदानों में आपका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। जो वनों में, जंगलों में जो उपज होती है, आदिवासियों के रूप में उनका बराबर का अधिकार होना चाहिए, ना कि चुनिंदा 2, 4, 5, 7 कंपनियों को उसको सरेआम लूटने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरी जो मैं महसूस करता हूं कि हमारे दलित समाज को जिस बात के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन मेरे को पता है लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको आसान रास्ते मिले हुए हैं। लेकिन बता देता हूं किस बात के लिए आपको लड़ना चाहिए था और आज भी लड़ना चाहिए। वो आरक्षण की व्यवस्था में सुधार के लिए। आरक्षण की व्यवस्था में सुधार खाली जाटों की जरूरत नहीं है, किसी और जाति विशेष की जरूरत नहीं है। आप गौर करके देखिए कि आजाद हुआ देश, संविधान लागू हुआ, तब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। आज तक कितनों के बालक DCSP लगे? हमारे गांव में तो एक का DCSP नहीं लगा, पड़ोस के गांव में भी नहीं लगा, आरक्षण की व्यवस्था के दम पे एक भी नहीं लगा। छोटी मोटी ठीक है, नौकरी एक आध लग गए होंगे, लेकिन जो जड़ से बदलाव की बात थी, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करी गई थी, जो बराबरी की बात थी, सामाजिक बराबरी की, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करी गई थी, कितने प्रतिशत लोगों तक वो फायदा पहुंच पाया? हार्डली 2% लोग, दलित समाज के 2% लोगों तक फायदा पहुंच पाया। क्यों पहुंच पाया? क्योंकि भैया एक DC लग गया, उसने अपने लड़के को अच्छी जगह पढ़ाया, बेटे को भी DC लगवा दिया, भांजे को अच्छी जगह पढ़ाया, उसको भी DC लगवा दिया। आगे से आगे पीढ़ी चल पड़ी, एक फायदा उठा गया तो आगे से आगे चलते रहे, वही फायदा उठाते रहे।
मेरे भाई, जो आरक्षण की व्यवस्था में सुधार है, सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। आज भी हमारे गांव में कई कह देते, अभी भाई कह रहे थे, बोला भाई आरक्षण जड़ से खत्म होना चाहिए। चल रहा है ना, 2 दिन से पूरा चल रहा है, बोला आरक्षण खत्म होना चाहिए, मौका मिल रहा है, खत्म कराओ। अगर किसी भाई को आरक्षण की व्यवस्था से तकलीफ है, मैं बता देना चाहता हूँ, कई बार मेरे मन में भी आ जाता था, कॉलेज में पढ़ते थे, भाई पड़ोसी को फायदा क्यों मिल रहा है आरक्षण का। तो एक बार गाँव में जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके घरों में जाके देखो भाई, 20-20 गज के घर हैं, उन्हीं में सारा परिवार रहता है, एक कमरे में, उसी में खुद रह रहे हैं, उसी में बच्चे रह रहे हैं, उसी में अगर कोई पशु हो तो वो बंद रखा है। जो आर्थिक हालत है आज भी वो आजादी के समय जैसी गई गुजरी है। अगर फायदा मिला है आरक्षण की व्यवस्था का तो 2-3-5% मुश्किल से उन लोगों को मिला है। एक एमएलए बन गया, उसका बेटा पोता एमएलए बन गया होगा। तो भाई आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, इसके लिए आपको लड़ना चाहिए। मजदूर के रूप में आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ आप किस बात के लिए रहे हो? जिसके लिए सत्ताधारी आपको लड़ाना चाहते। पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, पहले वाले भी ऐसे ही थे, उनके पहले वाले भी ऐसे ही थे। ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जिस बात पे आपको लड़ाना चाहती है मजबूर करके, वहां आपको लड़ा रही हैं। जो आपका अधिकार है, जिस पे आपको लड़ना चाहिए, वहां आपको जाने ही नहीं दे रही। अगर इस बिना बात की बात को छोड़ के आप मजदूर के रूप में जितनी टाटा बिरला की कंपनियां हैं, इनमें अपना अधिकार मांग लो, हिस्सेदारी मांग लो। बताओ आज की तुलना में आपकी हालत में कितना सुधार होगा कि नहीं होगा? आप ये जितने भी कोयले लोहे की खदानें हैं, और मैं अपनी कहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, आप मेरे खेत में मजदूरी के लिए आप मजदूरी की बजाय हिस्सा मांग लो, तो आपकी हालत में सुधार होगा कि नहीं होगा? जो पुराना भाईचारा था, हिस्सेदारी पे निर्भर था, समाज में भी भाईचारा रहता था, एकता रहती थी। कहीं नरेगा के नाम पे फ्री का पैदा करके, तो ये फ्री की आदत डाल के मेरे भाई, आपका जो अधिकार था उससे आपको दूर लेके जाया गया। असली लड़ाई से आपको भटका दिया गया। आज मैं कोई राजनीति करने के लिए या कोई जो सुलगी विभाग है, इस पे किसी किस्म का फायदा लेने के लिए लाइव नहीं हुआ। कई दिन से मैं इंतजार कर रहा था, लंबी बहसें मेरे साथियों से होती थी, मैं वो समय कब आएगा जब मैं हमारे मजदूर समाज को सच्चाई बता पाऊंगा। कि वैसे तो आप सुनोगे नहीं, वैसे तो मेरी छवि बना रखी है, भैया तो जाटवादी है, फलाने से लड़ रहा है, हमारा तो विरोधी है, गाँव में तो और बना रखी है अड़ोस पड़ोस में। तो मेरे भाई, मैं ये बातें आपसे इसलिए कही है ताकि आप जाग जाएं और अपने असली अधिकार, असली हक को आप पहचान लें। और एक नई बात देखी मैंने भाई, कि मामला है दलित एक्ट का, मामला है आरक्षण का, लेकिन उसको लेके जा रहे हैं धर्म तक। भगवान राम के बारे में शब्द कहे जा रहे हैं, वो पुरानी है वीडियो हनुमान जी के बारे में, जिसपे जूते मारे जा रहे हैं और करा जा रहा है। पुरानी है, लेकिन है तो इन्हीं की हुई, जो अपने आप को कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर के हम शिष्य हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, किस लिए करा जा रहा है ये काम? कि ये ऐसा मानते हैं हमारे समझदार साथी, दलित समाज के शुभचिंतक नेता, कि भाई सारा सत्यानाश आरएसएस ने कर रखा है, सारा सत्यानाश श्री राम ने कर रखा है। पहले तो एक साफ बात कह दूं भाई, आरएसएस सनातन वैदिक धर्म का ठेकेदार नहीं है। आरएसएस 1925 में बना था, 100 साल लगभग उसको होने वाले हैं, 100 साल और चल जाएगा, 200 चल जाएगा। लेकिन ये जो भारतीय धर्म है, सभ्यता है, संस्कृति है, जो श्री राम का नाम है, उनका जो ये संस्कार है, उनकी जो ऊर्जा है, ये जानों साल से चली आ रही है। किसी आरएसएस को जरूरत नहीं है, किसी आरएसएस की भारतीय समाज को, भारतीय धर्म को, लेकिन हम जबरदस्ती गले में माला पहना देते हैं, उसके प्रति हमारा विरोध हर बात को उससे जोड़ देते हैं। अगर आरएसएस वाले श्री राम जय श्री राम कहेंगे तो भैया जय श्री राम का मुर्दाबाद करेंगे, हनुमान का जिक्र करेंगे तो मुर्दाबाद करेंगे। भाई श्री राम को किसी आरएसएस की जरूरत नहीं है, ना ही धर्म को किसी आरएसएस की जरूरत है, लेकिन हमारे समाज को श्री राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। और मैं बता दूं, मेरे महर्षि वाल्मीकि के समाज से जो साथी संबंध रखते हैं, पूछता हूं उनसे, आज फिर पूछ लेता हूं कि भाई इतिहास पे गौर करो आप। रामायण में साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री राम के लड़कों को महर्षि वाल्मीकि ने पढ़ाया। अब कहते हैं बोला भाई हमारे को तो दलित थे, उत्पीड़ित थे, शूद्र थे, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। हैरानी की बात है, जिसने उस समय के चक्रवर्ती सम्राट के लड़कों को पढ़ाया, आज उनकी जो जाति है वो अपने आप को दलित मानती है, अपने आप को शूद्र मानती है, अपने आप को पिछड़ा और कमजोर मानती है। हाँ भाई, अगर शूद्र होते और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ना होता, सारी मान ली जाए सत्य, तो राजा के लड़कों को महर्षि वाल्मीकि कैसे पढ़ा सकते थे? कैसे उनको अधिकार दिया जाता देवी सीता को अपने आश्रम में रखने का? वो तो वहां पे तो युद्ध छिड़ गया होता उस बात के ऊपर। तो ये जो मेरे भाई कपोल कल्पित अंग्रेजों ने और कुछ पश्चिमी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के साथ और हमारे शास्त्रों के साथ जो खिलवाड़ किया है, अलग अलग जगह पे समाज को तोड़ने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए जो चीजें डाल दी हैं, इसी का नतीजा है कि ये बहस छिड़ी हुई है। आर्य नार्य की बहस, उत्तर भारतीय और द्रविड़ की बहस, शूद्र की और ये दस्यु की बहस, मूल निवासी और पुराने निवासी और नए निवासी, पता नहीं क्या क्या टर्म निकाल रखे हैं। इस भारत देश में जो कोई आज के दिन है, उसको इतिहास की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर इतिहास के खोदे गए खड्डों में किसी को कूदने का चाव है
तो 21वीं सदी 22वीं सदी में नहीं जाने वाला है, वो दोबारा से 18वीं 17वीं सदी में जाने वाला है, आदिम युग में जाने वाला है। अब ये फैसला आपको करना है कि भाई भगवान श्री राम के नाम पे आप अच्छा सीख के आगे बढ़ने का काम करने वाले हैं या उनको गाली दे के अपने आप को दोबारा से पीछे लेके जाने वाले हैं। हाँ, मैंने सवाल पूछा है और इसका जवाब अपने नेताओं से मांगना कि अगर पुराने समय में, वैदिक समय में पढ़ने का अधिकार नहीं था कमजोर समाज को, मेहनत का समाज को, तो महर्षि वाल्मीकि ने कैसे इतना ज्ञान अर्जित किया कि राजा के लड़कों को पढ़ा दिया। उन राजा के लड़के को पढ़ाया जिनके नाम पे आज सारा देश चलता है। एक और बात आ जाती है, वो दे देते हैं, तर्क दे देते हैं। सवाल भी दे रखा था एक भाई ने, बोला भाई आपके दादा के दादा के दादा ने हमारे दादा के दादा के दादा के साथ अत्याचार किया, उसका उत्पीड़न, उसका शोषण किया, इसलिए हमारे को आज आरक्षण चाहिए, हमारे को ये चाहिए। ठीक है, आरक्षण चाहिए, आर्थिक आधार कमजोर हैं आप, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, वो चाहिए। लेकिन इतिहास में हमारी 7 पीढ़ियों पहले की गई किसी भूल का अगर हमारे से आप बदला लेना चाहते हैं तो मेरे भाई ऐसे तो ये बदले की परंपरा चलती रहेगी। हमारे दादा के दादा के दादा ने आपके दादा के दादा के साथ कुछ गलत किया, उसका शोषण उत्पीड़न मान लो किया भी, आपकी सारी सत्य माने, आज आप उसका बदला उतारोगे, कल हमारे आने वाले वो तकड़े हो जाएंगे, कल आने वाले कल में वो बदला उतारेंगे। कितने समय चलेगा? इस भारत देश को आप आगे लेके जाना चाहते हो या ऐसे ही आपस की मारकाट में उलझाए रखना चाहते हो? अगर आप आगे लेके जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से पिछले को मिटा के उससे सबक लेके शुरुआत करनी होगी, उस पर राख डालनी होगी, शुरुआत करनी होगी। और अगर आप ऐसे ही बदले के बदले की बात करते रहेंगे तो भाई फिर कोई भविष्य नहीं है, हमारे देश का भी कोई भविष्य नहीं है, हमारा भी कोई भविष्य नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अफसोस होगा कि इतने समझदार जमाने में, इतने पढ़े लिखे आधुनिक समय में हमारे पूर्वजों ने असली बात पे ध्यान केंद्रित करने की बजाय पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना जारी रखा। तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, व्यक्तिगत तौर पे बता दूं, जो मेरे साथी निजी रहे हैं उनमें से अधिकांश ही मजदूर जातियों से संबंध रखते हैं। यूनिवर्सिटी में हमने छात्र राजनीति करी, दिल्ली में हमने जहां भी करी है, तो जो भी मजदूर भाई हैं हमारा, उनका एक थाली का खाना रहा है। कभी भी एहसास नहीं हुआ है कि हम अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। आज भी बहुत सारे होंगे। जब तक हम साथ रहे, सारे भगत सिंह की विचारधारा को मानते रहे, नेताजी की विचारधारा को मानते रहे, लेकिन जैसे ही दूर हुए सारे ही अलग अलग उन्होंने पकड़ लिए, अलग अलग झंडे उठा लिए, किसी ने नीला उठाया, किसी ने कैसा उठाया। तो भाई सोचने की जरूरत है। जब तक हम आपस में साथ रहते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, ये जाति की बातें, ये जहर कहीं नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे अपने अपने दायरे पकड़ लेते हैं, मैं जाटों में बैठना शुरू कर दिया, आपने दलितों में, मजदूरों में या और अपनी सो-कॉल्ड जातियों में बैठना शुरू कर दिया, तब से दीवारें खड़ी होनी शुरू होगी। अगर आप चाहते हो अपनी हालत में सुधार, अगर आप चाहते हो समाज में बराबरी, तो भैया ये अपने अपने जगह पे बैठना शुरू करने की बजाय, कुएं के मेंढक बनने की बजाय पूरे समाज में दोबारा से भाईचारा कायम करना होगा। और दोबारा से भाईचारा कायम करने के लिए जो राजनेता खेल खेल रहे हैं ना भाई, अगर इनके चंगुल में फंसोगे तो कुछ नहीं होना जाना। ये फिर दोबारा से दंगा करा देंगे। हरियाणा में एक बार कराया 35-1 के नाम पे, अब सारे देश में करा देंगे। सारे देश का मामला छिड़ा हुआ है। कहाँ जाओगे फिर आप? फिर वहीं कोर्ट में जाना, वहीं से न्याय पाना। आज उसी कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार ने, जैसा है क्या नतीजा निकलेगा उस पर नहीं जाऊंगा मैं, अलग बात हो जाएगी। लेकिन उसी कानून जिसके दम पे आप इतने सालों तक अपने हितों को सुरक्षित रखते आए हो, उसमें छोटा सा संशोधन हुआ है। तो इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की बजाय मैं आपसे आग्रह करता हूं, निजी तौर पे भी और हमारे जो साथी हैं संगठन के, उनकी तरफ से भी, कि आप इस बात को शांतिपूर्वक सुलझा के, और जो विशिष्ट मुद्दे हैं, मजदूर के रूप में आपके अधिकार की बात है, उन बातों पे आप जाइए और उनके समाधान के लिए आगे बढ़िए। आप भारत बंद का ऐलान करिए अगली बार कि वह टाटा बिरला अंबानी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें हम मजदूरी करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें हम मजदूरी करते हैं, उनमें हमारे को हिस्सेदारी दी जाए। वो तो हजारों करोड़ रुपए छाप रहे एक दिन के यार, और आपको दिहाड़ी में रखा हुआ 300, 350, 400 रुपए में। तो क्यों नहीं आपको मिलने चाहिए भाई? क्यों नहीं आपको शेयर मिलने चाहिए? जितना मुनाफा वो कमाते हैं आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर नहीं मिलना चाहिए तो सवाल पूछिए उनसे जो ऐसा कहते हैं कि इसलिए नहीं मिलना चाहिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरे सारे भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, चाहे दलित समाज के हैं, चाहे हमारे जाट समाज के हैं, कि भाई सही को सही और गलत को गलत कहा करो। मैं जाट जाति संबंध रखता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं सारी गाली दे दूंगा या मैं सारे को ही कह दूंगा ना भाई ये तो सारा सही है। अगर गलत है तो गलत को और सही है तो सही को। नौजवान के रूप में यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारे से आशाएं थी शहीद भगत सिंह की। वैसे तो भगत सिंह को आप माथे पे धारण करे रखते हो, फोटो धारण करे रखते हो और एक बात को पकड़े रखते हो कि मैं नास्तिक क्यों हूं, लेकिन जो उन्होंने अलग अलग काम बताए, अलग अलग जिम्मेदारियां बताई, उन पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है।
सबसे पहली जिम्मेदारी नौजवान के रूप में उन्होंने ये बताई कि चिंतन करिए, कठोर चिंतन करिए, हर बात पे चिंतन करिए और चिंतन करके जो निष्कर्ष निकलता है उस पर आप आगे बढ़िए। तो बहुत लंबी आज मेरी बात होगी। सवाल मैं चाह रहा था कि सारे भाई सवाल पूछें। कोई खास सवाल आया भाई? कोई नहीं सवाल आया। आखिरी बात मैं कह दूं भाई, बहुत सारे भाई कह देते हैं भाई जय श्री राम कहते हो। भाई हम श्री राम को मानते हैं, दिल से आत्मा से मानते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हीं के आदर्शों पे देश चले। हम वेदों को मानते हैं, हम अलग अलग शास्त्रों को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम मानते हैं, लेकिन रूढ़िवादी जड़वादी नहीं है। अगर देश के भविष्य के लिए, अगर देश को आगे लेके जाने के लिए इन सारे शास्त्रों को नदी में तैराया जाना जरूरी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम किसी भी किस्म की जड़ता का शिकार नहीं है कि हमने यहाँ से ज्ञान लिया और यही सारा ज्ञान ब्रह्म सत्य है, यही सब कुछ होना चाहिए ना। किसी भी महापुरुष का हम सम्मान करते हैं जिसने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। लेकिन भाई अगर देश को आगे लेके जाने के लिए, समाज में बराबरी के लिए, आपस का भाईचारा कायम करने के लिए हमारे को अपने अर्जित ज्ञान के स्रोत को अगर गंगा नदी में प्रवाहित करना पड़े ना, तो हम उसके लिए तैयार है। और एक नौजवान के रूप में हम ऐसा महसूस करते हैं, हमारे दलित समाज के, सो कॉल्ड दलित समाज के कहता हूं, क्योंकि मैं किसी को दलित मानता नहीं हूं। आज के दिन अगर कोई कमजोर है तो वो कमजोर है जो आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, जो एससी कास्ट हैं, जो एसटीज हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो राजनेता हैं, उनको कोई मान सकता है दलित भाई? उनको कोई मान सकता है दलित? बड़े बड़े जातियों के, बड़ी बड़ी जो उच्च जातियां हैं, स्वर्ण जातियां, उनके मत्था टेकती हैं। मायावती जी तो सो कॉल्ड अपने आप को एससी मानती हैं, पिछड़ा मानती हैं, दलित मानती हैं। क्या उनके दरवाजे पे बहुत सारे उच्च जातियों के लोग जाके मत्था नहीं टेकते हैं? तो कहां से वो दलित होगी भाई? और जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण कह लो, जाट कह लो, राजपूत कह लो, उनके जो आर्थिक रूप से कमजोर भाई हैं, साथी हैं, क्या वो किसी पिछड़ी जाति के आईएएस के सामने हिम्मत से बात कर सकते हैं, गर्दन उठा के बात कर सकते हैं? तो ये जो पिछड़ेपन की परिभाषाएं हैं, दलितपने की परिभाषा है, कमजोर की परिभाषा है, ये मेरे भाई बदलते वक्त के साथ बदल गई हैं। और इनको बदल के, इनके जो नए आंकड़े हैं, नए पैमाने हैं, नए मापदंड हैं, इनके हिसाब से आप आगे चलोगे तो निसंदेह देश आगे जाएगा। और ऐसे ही बेउल जुलूल आपस में एक दूसरे से लड़ने का काम करोगे। क्या मनुवाद पे? भाई ऐसा करो भाई, मैं सीधा ही कह देता हूँ, मनुस्मृति को जैसी भी लिखी हुई है, हालांकि उसमें बहुत फेरबदल किए गए हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, उनको छिपा दिया गया है, बुरी बातें बहुत जोड़ दी गई है। तो मनुस्मृति पे अगर सारा देश सहमत नहीं है तो इसको ऐसा समझते हैं जितनी मनुस्मृतियां हैं देश की, इकट्ठी करके गंगा जी में प्रवाहित कराओ, पीछा छूट जाएगा, फिर तो देश आगे चल पाएगा। यार पकड़े बैठे हो आप, चीजों को मानने को, आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। आप कहते हो बोले फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, इसका मतलब तो ऐसे था, फलाने ग्रंथ में लिखा है बोले आर्यों ने बाहर से आक्रमण कराया, भाई फलाने ग्रंथ में लिखा है कि मूल निवासियों को खदेड़ के दक्षिण में भेज दिया उन्होंने नीचे। अब एक बार आमने सामने बैठ के, बीच में बैठ के, समाज के बीच में, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके आधार पे फैसला क्यों नहीं कर लेते? अगर कोई पुरानी मान्यता है, समाज के लिए घातक है, सती प्रथा थी, समाज के लिए नुकसान देती, किसी शास्त्र में लिख रखा है, ना लिख रखा है, गोली मारो शास्त्र को यार, फेंको उसको शास्त्र को, जड़ाओ उस शास्त्र को जो आज के हिसाब से उचित नहीं बैठता है। बहुत सारे साथी कहते हैं वेदों के बारे में बोला ब्रह्म वाक्य है, मैं कहता हूँ ब्रह्म वाक्य है भाई, ठीक है ब्रह्म वाक्य है, लेकिन ब्रह्म वाक्य क्या है उसका? वेद में सबसे पहले क्या लिखा है? ये लिखा है कि ज्ञान अनादि और अनंत है, ज्ञान का कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं है। ये वेद का सबसे पहला वाक्य है। वेद कहता है कि जो समझ है, जो ज्ञान है, वो हमेशा प्रवाहित रहा है, चलता रहा है, परिवर्तित होता रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा आगे। उसमें अगर ठहरा हुआ गया, अब तालाब का पानी है, तालाब का पानी आप 2, 4, 6 महीने बाद देखोगे तो उसमें सबसे पहले मछलियां पैदा होंगी, उसके बाद और जीव पैदा होंगे, धीरे धीरे तालाब के पानी को खराब कर देंगे। लेकिन बहता पानी है, छोटी सी नाली का पानी है, उसको आप 6 महीने, 6 साल, 20 साल, 50 साल, कितना ही उसको प्रवाहित होते देते रहे। ये जो ज्ञान है, अगर ये आगे बढ़ता रहे, नया हम लेते रहे और पुराना जो खराब है उसको छोड़ते रहे, तो इसमें खराबी नहीं आएगी। लेकिन तालाब के पानी की तरह अगर ज्ञान को पकड़ के बैठ जाओगे, मनुस्मृति के हिसाब से बोला देश चलेगा भाई, आधे कहते हैं मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलेगा भाई। अरे छोड़ो यार, खुद बैठ के फैसला कर लो ना भाई। आज समाज को आगे लेके जाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए जो संविधान के संकल्प है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहे हैं, जो आदर्श उन्होंने माने हैं कि आदर्श होना चाहिए, समाजवादी हमारा देश होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक सब तरह की बराबरी होनी चाहिए। तो कैसे वो बराबरी आएगी? सारे जितनी प्रबुद्ध लोग हैं समाज के मिलके क्यों नहीं आज नए वेद बना लेते भाई? अगर वेदों में ही आस्था है तो नए वेद क्यों नहीं बना लेते? अगर शास्त्रों में ही आस्था है तो क्यों नहीं बना लेते? अगर संविधान में ही आस्था है तो संविधान के हिसाब से उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस आदर्श को, उसके बारे में क्यों नहीं चिंतन कर लेते? एक दूसरे को गाली दे के अब आ रहे थे बोला भगवान राम की मूर्ति पे चप्पल लग के। फिर मैं कह रहा हूं भाई, ये हमारे
राष्ट्रीय आदर्श हैं, भगवान राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। और इनको अगर टारगेट करके अगर कोई ये सोचे कि आरएसएस को या कोई ये सोचे कि आरएसएस बीजेपी को नुकसान पहुंचा दोगे, वो नहीं भाई, खुद ही को नुकसान पहुंचाओगे। देश में इतना जहर पैदा कर दोगे, अपनी जो सहानुभूति अपने प्रति समाज की वो खो दोगे। और कोई सवाल भाई? और भाई आरक्षण कब मिलेगा हरियाणा में? हरियाणा में भाई ये जाट आरक्षण की बात है भाई। जाटो ये दलित भाइयां थी, बताई हुई बात आपके लिए लागू है। जब ये आरक्षण की लड़ाई छिड़ी थी, हमने साफ कहा था भाई आरक्षण कैसे मांगो, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका वो क्या होना चाहिए। जाटों के लिए रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका था, शुरुआती दिन हमने कुछ समझदार साथी थे बैठ के निकाला था कि भाई आप ये मांग करो कि हमारी जाट जाति को आरक्षण में बराबरी चाहिए। और किसके साथ बराबरी चाहिए? जो हमारे और किसान जाति है उनके साथ बराबरी चाहिए। आपने झंडा उठा दिया कि अब हम जाटों को आरक्षण चाहिए, हम जाटों को सिर्फ हम जाटों को आरक्षण चाहिए। 6 जातियां तो खुली मिल रही थी आपको, रोड त्यागी, जट सिख बिश्नोई और मूले जाट, उनको भी दरकिनार कर दिया, जाट आरक्षण। तो भाई आरक्षण की व्यवस्था जो है इस तरीके से बनाई गई है कि धक्काशाही से परिवर्तित नहीं होनी। हम सोच लेना कि वैसे हो जाएगी, हमारा दलित भाई सोच लें कैसे, ना, उसके लिए संवैधानिक प्रावधानों का भी पालन करना पड़ेगा। और बाकी जो समाज है, प्रबुद्ध समाज है, जो जुडिशरी है, जो समाज का सो कॉल्ड बुद्धिजीवी तबका है, उसको इस तरीके से आपकी बात को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे उनको लगे कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा होना चाहिए। अब मेरे को जितनी किसान जातियां हैं, अगर उनको बराबरी मिल जाए तो किसको तकलीफ हो सकती है? एक 5 एकड़ वाले जाट में, 5 एकड़ वाले गुज्जर में, 5 एकड़ वाले सैनी में, 5 एकड़ वाले यादव में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क हो तो मेरे को बता देना, सामाजिक हैसियत में फर्क नहीं, आर्थिक हैसियत में फर्क नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनको दे रखा है, इनको नहीं दे रखा है, हमारे वालों को। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे और सुलझाने की बजाय वो कहते हैं जाटों को ना आने दो भाई, अलग जाति है। अपने आप को किसान के रूप में हम रिप्रेजेंट करते, ठीक है, जाट बचे हुए थे, 2 3 4 और जातियां बची हुई थी, लेकिन रिप्रेजेंट करते किसानों के रूप में बराबरी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इतने सालों में समाधान हो गया होता। और ये जो अभी जो ताजा चल रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और मेरी सोच कहती है सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, नए सिरे से दोबारा यहाँ फिर वो कार्रवाई चलेगी। ऐसे ही आरक्षण के नाम पे आगे से आगे तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाली तारीख पे तारीख चलती रहेगी। हमारे जैसे आप जैसे यहाँ पे कोई फेसबुक पे बैठा, कोई जमीन पे क्रांति का झंडा उठाता रहेगा, ऐसे ही कोई उनमें से फिर आगे बड़ा नेता बन के किसी पार्टी में जिंदाबाद करवाता रहेगा। समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जब तक उनके बारे में समाज का नौजवान प्रबुद्ध बुद्धिजीवी तबका नहीं सोचेगा, जाति के एंगल को छोड़ के और क्लास के एंगल को, जो वर्ग संघर्ष की ओर नहीं बढ़ोगे आप, तो मैं नहीं समझता हमारे जो ये कमजोर तबका, इसका आने वाले समय में कोई भविष्य है। किसान और मजदूर के रूप में अगर हमारा कोई भविष्य है, वो तभी है जब हम अपने आप को किसान और मजदूर मानेंगे। जाट के रूप में झंडे उठाए रखेंगे, ठीक है, अपने आप को बड़ा घोषित कर लेंगे, फाइटर हैं, दिखा देंगे सारे देश को, दिखा भी दिया कितनी बारी। लेकिन मैं नहीं समझता उसकी आवश्यकता है। आज आवश्यकता है समाज को आगे लेके जाने की, किसान के रूप में रिप्रेजेंट करने की। और जो आरक्षण वाली बात बताई भाई, तारीख पे तारीख चलेगी। मेरे भाइयों को किसी का बहम हो, झूठा सच्चा उसके दे दें चुनाव से पहले, लेकिन वो स्थायी और टिकाऊ नहीं होगा। स्थायी टिकाऊ की लंबी प्रक्रिया है, काफी पहले मैं बता भी चुका हूँ। बहुत लंबा आज मेरा ये लाइव हो गया भाई, अभी विराम दूंगा। बहुत सारे साथियों ने बड़े विस्तार से बात सुनी, ऐसी बातें थी जो हो सकता है पहले ना भी मैंने की हो। हनुमान की बेइज्जती के बारे में भाई कह ली बार बार, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हनुमान जो है वो खाली एक जाट जाति के या किसी स्वर्ण या हिंदू या किसी ब्राह्मण के आदर्श नहीं है। हनुमान ने जो स्वामी भक्ति का, जो सेवा भाव का जो परिचय दिया था, उसके लिए वो विशेष तौर पे हमारे देश में तो पूजे जाने लायक हैं। तो उसके लिए आपको जो भी किसी ने किया है तो वो खाली भड़काए हुए लोग हैं, बहकाए हुए लोग हैं। और इस तरह की वीडियो से मैं नहीं समझता कि हम नौजवानों को भड़क के और अपना जो भाईचारा है वो खराब करना चाहिए। सत्य पे अडिग रहना चाहिए, झूठ का हमें विरोध करना चाहिए, बुराई के खिलाफ हमें हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चाहे हम जाट हों, चाहे हम दलित हों, चाहे हम गुज्जर हों, चाहे हम ब्राह्मण हो, कोई भी हो। इस तरह की वीडियोज को कोशिश करा जाए कम से कम सर्कुलेट हो, ज्यादा आगे ना बढ़े। तो बहुत लंबी बात हुई भाई, सारे साथियों ने सुनी। आप इसको गहराई से दोबारा इस पे चिंतन करना, जो मैंने आज बातें बताई हैं। आप किसी को कस्टोडियन मत मानना धर्म का, आप आरएसएस को ठेका दे दो, बड़ी गलती कर रखी है। मैं समझता हूँ देश ने भगवे का जिम्मा दे दिया, अब आरएसएस वाले भगवाधारी हो गए। भाई भगवा त्याग का रंग है, बलिदान का रंग है, वैराग्य का प्रतीक। हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले इसको बहुत गरिमा प्रदान की है। इसका जो दर्जा है वो आरएसएस के सामूहिक जो त्याग है उससे कई गुना ज्यादा है, एक ऋषि का जो त्याग है। लेकिन हम उसको घोषित कर देते हैं बोला भगवे का मतलब तो ये है आरएसएस का है। मेरी बातें सुन के कह देते बोला कि आरएसएस का है। भाई हमारी अलग सोच है, हम किसी वाद में बंधे हुए नहीं है। लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग, आरएसएस वाद, फलाना वाद, इन बातों में मैं ज्यादा आस्था नहीं रखता हूँ। समाज को आगे लेके जाने के लिए जरूरी है, उसमें आस्था रखते हैं। सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा मेरी बातों पे आज आप गौर करेंगे, एक नौजवान के रूप में आगे बढ़ने का काम करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जय श्री राम,
जय भाईचारा, जय हिंद।